Dear students, today we are going to do the poem Amanda, which is written by Robin Klein. And I have taken this poem from the 10th class course book, First Flight. Central idea of the poem. The poem very effectively depicts the dilemma of a teenager when he or she feels that his or her freedom is curtailed. Parents sometimes instruct the children to do or not to do a certain thing, but the children never likes the constant nagging, unwanted instructions and even overprotection of the parents. Amanda is the story of a young girl who is constantly controlled and instructed to do one thing or the other by her parents. सो अमांडा एक टीनेजर गर्ल है जो कि परेशान है बिकॉज़ उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देकर और उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड किया हुआ है. सो समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की जो एक्स्ट्रा केयर या फिर हम कह सकते हैं जो ओवर प्रोटेक्शन होती है और जो कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, वो शायद बच्चों को कहीं ना कहीं इरिटेट करता है या फिर उनको परेशान करता है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए. मीन्स दे आर नॉट free to do anything at all. So ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल्स इस पोएम के थ्रू पोइट ने समझाया है कि लाइक अमांडा की मदर उसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं एंड अमांडा उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करती है या नहीं करती है. We will read the poem by stanza wise. First we will read the stanza and then there are few difficult words in that stanza and then the paraphrasing. I think it will be okay for you. So first stanza is, don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda. So what is the meaning of hunch? Hunch means lower down, slouching means bending down and straight means erect. Okay, the mother of Amanda said to her not to put her nails in her mouth and bite them, nor does she should hunch her shoulders down. The mother wants Amanda to sit straight and adopt a right posture. सो इस स्टैंजा में अमांडा की मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि वो अपने नेल्स को बाइट ना करे, ना ही वो अपने शोल्डर्स को एक साइड झुका कर बैठे, मीन्स एक साइड लोअर डाउन करके बैठे, ऐसा उसे नहीं बैठना चाहिए, या फिर उसे बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर देना चाहिए अपने आप को एंड उसे अपने पोस्चर को स्ट्रेट करके बैठना चाहिए. आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार हम लोग पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुक जाते हैं जिससे हमारी जो बैक पोस्चर है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. सो हमेशा अपना जो पोस्चर है, वेदर यू आर सिटिंग और यू आर स्टैंडिंग और यू आर डूइंग एनीथिंग, अपना जो बॉडी पोस्चर है वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए. सो यहाँ पर अमांडा भी इन जनरल अमांडा की मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है. Stanza 2. There is a languid emerald sea where the sole is inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So languid means calm. Emerald is a green precious stone. Soul means only one. Inhabitant means dweller who lives there. मर्मेड मीन्स अ मेड विद अ टेल ऑफ अ फिश. आपको पता है मर्मेड क्या होता है. एंड ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग लेजरली, इधर से उधर आराम से अपने ही मस्ती में घूमते रहना. एंड ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली.
Amanda is lost in her imagination and does not bother what her mother is instructing her to do. She imagines herself at a small island where the sea is calm and looks greenish like an emerald. She imagines that she is the only inhabitant in that island and she would drift around blissfully like a mermaid freely. सो आप इस पोएम में देखेंगे कि कुछ स्टैंजास जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज किए गए हैं. इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो स्टैंजास क्लोज है, दीज आर द इमेजिनेशंस एंड द थॉट्स गोइंग ऑन इन अमांडाज माइंड. ओके, सो यहाँ पर अमांडा जो है वो अपनी मदर की बात को ना सुनते हुए, जैसा कि प्रीवियस स्टैंजा में उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि अपने नेल्स बाइट ना करे और वो अपने बॉडी पोस्चर को सीधा करके बैठे, लेकिन यहाँ पर अमांडा जो है वो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है, वो अपने ख्यालों में खोई हुई है एंड उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी मदर उसे क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं. ओके, अब वो क्या ख्यालात उसके दिमाग में चल रहे हैं, वो अपने आप को एक मरमेड सोचकर, और उसे लगता है कि वो एक स्मॉल आइलैंड में है जहाँ पर जो सी है, जो समुद्र है, वो बहुत ज़्यादा काम है. काम मीन्स क्वाइट, शांत, बहुत ज़्यादा शांत है और पीसफुल है और बिल्कुल ग्रीन कलर का सी है. ग्रीन, इतना ग्रीन लाइक एन एमरल्ड. एमरल्ड एक ग्रीन कलर का प्रेशियस स्टोन होता है. हिंदी में उसे हम कहते हैं पन्ना. एक स्टोन आपने देखा होगा, एल्डर्स जो हैं एक रिंग पहनते हैं अपनी फिंगर्स में और उसे वो कहते हैं कि पन्ना की अंगूठी है ये. सो दैट एमरल्ड इज़ अ प्रेशियस स्टोन. और वो जो सी है, उस सी को पोएट ने एमरल्ड के साथ कंपेयर किया है और अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है कि वो ओनली इनहैबिटेंट है उस आइलैंड में, वो अकेली वहाँ की रहने वाली है और उसे लग रहा है कि वो ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, वो हैप्पीली इधर से उधर ड्रिफ्टिंग कर रही है. ड्रिफ्टिंग का मतलब है घूमना फिरना आराम से इधर उधर. और शी इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ एज अ मरमेड. अपने आप को जल परी समझती है वो. मरमेड का मतलब है जल परी. सो अमांडा की मदर उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रही है, अमांडा उन बातों को ना सुनते हुए वो अपने ही एक ड्रीम में है, वो अपनी ही एक इमेजिनेशन में है. और उस इमेजिनेशन में सी है, एक स्मॉल आइलैंड है, एक सी है जो कि एमरल्ड कलर का दिखता है, एमरल्ड जैसा दिखता है, और उसे लगता है शी इज़ द ओनली इनहैबिटेंट इन दैट आइलैंड एंड उसे वो ब्लिसफुली हैप्पीली शी इज़ ड्रिफ्टिंग देयर लाइक अ मरमेड. Stanza 3. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So tidy means clean. Again, who is saying these lines? Amanda's mother is saying these lines. Amanda's mother again asks her if she had finished her homework and if she has made her room tidy. The mother thinks that she has told Amanda to clean her shoes, but she had not cleaned them yet. Again, next instruction Amanda की mother उसे देती है कि वो अपना homework finish कर ले और वो अपने रूम को क्लीन कर ले. और उसकी मदर ने उसे बोला था कि वो अपने शूज़ को क्लीन कर ले, लेकिन शायद अमांडा ने अभी तक अपने शूज़ क्लीन नहीं किए हैं. I am an orphan roaming the street. I pattern softest with my hushed with my bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. So orphan means who has no one to look after. Orphan का मतलब अनाथ, जिसका कोई नहीं है उसका ख्याल रखने वाला. रोमिंग मीन्स वॉन्डरिंग, इधर उधर भटकते रहना. पैटर्न मीन्स डिज़ाइन, किसी एक डिज़ाइन को फॉलो करना या एक पैटर्न को फॉलो करना. सॉफ्ट डस्ट मीन्स सॉफ्ट सैंड. हश्ड मीन्स साइलेंट. बेयर फीट मीन्स विदाउट शूज़. सो बच्चों आप देखेंगे दिस स्टैंजा इज अगेन क्लोज्ड इन ब्रैकेट्स. सो अगेन दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ अमांडा. अब
अमांडा की सेकेंड इमेजिनेशन क्या है? अगेन अमांडा डजंट गिव एनी रिप्लाई टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय हर मदर. शी इज अगेन लॉस्ट इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड. शी imagines herself as an orphan. She is wandering the streets of the town. She is barefooted. Her bare feet walks on the soft sand and creates design on it. She realizes that silence is golden and freedom is the sweetest thing in the world. सो अमांडा की मदर ने उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए या जो भी उससे क्वेश्चन पूछ रही है, अमांडा उसका कोई रिप्लाई नहीं करती है और वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई हुई है और वो इस बार अपने आप को एक ऑर्फन इमेजिन करती है. एक ऑर्फन मीन्स एक अनाथ बच्ची जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई भी कुछ भी बोलने वाला नहीं है, और वो इमेजिन करती है कि वो टाउन की स्ट्रीट्स में इधर उधर घूम रही है बिल्कुल फ्रीली. And she has not worn any shoes in her foot. Her bare feet, खाली पैर, walks on the soft sand and creates design on it. वो अपनी मस्ती से सॉफ्ट सैंड पर चलती जा रही है और जो उसके पैरों की छाप है उससे कुछ एक पैटर्न सा बन रहा है, एक डिज़ाइन सा बन रहा है जिसे वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है. She realizes that silence is golden and freedom is the sweetest thing in the world. Okay? उसे लगता है कि साइलेंस जो है वो गोल्डन है एंड जो फ्रीडम है वो इस दुनिया की सबसे स्वीटेस्ट चीज़ है. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? सो एक्ने मीन्स पिम्पल्स, जो कि फेस पे दाने हो जाते हैं ना, उसे एक्ने बोलते हैं. अमांडाज मदर इज इंस्ट्रक्टिंग हर नॉट टू ईट दैट चॉकलेट एंड टू रिमेंबर दैट शी हैड एक्ने एंड मस्ट बी केयरफुल. द मदर आस्क्ड अमांडा टू लुक टुवर्ड्स हर व्हेन शी वाज स्पीकिंग टू हर. सो नाउ दिस इज द थर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय अमांडाज मदर. उसे चॉकलेट खाने से मना किया जा रहा है बिकॉज चॉकलेट खाने से शायद उसके फेस पर जो पिम्पल्स है या जो उसके एक्नेज हैं वो बढ़ जाएंगे. उसे केयरफुल होना चाहिए इस बारे में. एंड उसकी मदर ने ये भी बोला है कि जब भी मैं तुमसे बात करूं तुम मेरी तरफ देखो. यू शुड लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair. So here care means bother, tower means minaret, means एक जो है टावर होता है बहुत लंबा, एक कैसल की तरह, एक बहुत लंबी उसकी जो बहुत ऊंचाई होती है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है. ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल. रेयर मीन्स अनयूजुअल, बहुत ही रेयर, बहुत कम. सर्टेनली मीन्स डेफिनेटली एंड ब्राइट मीन्स शाइन. Okay, so again this stanza is in brackets, so it is the imagination of अमांडा. नाउ अब अमांडा अपने आप को क्या इमेजिन करती है? यहाँ पर अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है रैपुंज़ल. अमांडा इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी रिप्लाई टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय हर मदर loses herself in her imaginary world of dreams. She imagines herself to be Rapunzel. Like her, she doesn't care for anybody. She lives quietly in a tower like Rapunzel. She pledges that she will never let her bright hair down. Okay, अमांडा अगेन कोई रिप्लाई नहीं देती है. उसकी मदर ने उससे जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में खोई हुई है और इस बार वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है? रैपुंज़ल. आप लोगों को पता होगा रैपुंज़ल इज़ अ प्रिंसेस, इज़ द नेम ऑफ अ प्रिंसेस ऑफ फेरी टेल्स. ठीक है, परियों की कहानियों की एक कैरेक्टर है रैपुंज़ल. ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं कि रैपुंज़ल जो है वो एक बहुत ऊंचे एक किले में रहती है और रैपुंज़ल के जो बाल हैं वो बहुत लंबे हैं. अगर वो किले की खिड़की पर आकर खड़ी होती है तो उसके बाल जो है वो ज़मीन तक छूते हैं. ऐसा एक कैरेक्टर बनाया गया है. ठीक है, सो और वो जो उसके जो बाल हैं वो गोल्डन कलर के हैं.
ओके तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा. सो वो यहाँ पर अपने आप को रैपुंजल इमेजिन करती है और उसे लगता है कि जैसे रैपुंजल एक प्रिंसेस है और प्रिंसेस को कभी किसी की केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी किसी से बॉदर होने की ज़रूरत नहीं होती है, तो शायद मुझे भी किसी की केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो शी लिव्स क्वाइटली इन अ टावर लाइक रैपुंजल. वो एक किले में रहती है, वो एक मीनार में रहती है जैसे रैपुंजल रहती है. एंड शी प्लेजेस दैट शी विल नेवर लेट हर ब्राइट हेयर डाउन. और वो प्लेज लेती है, वो कसम खाती है कि वो अपने ब्राइट हेयर को कभी भी अपने से दूर नहीं करेगी. Okay, so this is very short poem and this is about Amanda, what the instructions are given by her mother and what Amanda is thinking in her imaginations. Amanda is thinking herself as a mermaid. She is thinking herself as an orphan child and she is thinking herself as Rapunzel. So I hope the poem is clear to you and you can go through the words in your textbook also and it will be clear to you. Okay, stanza 7. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Sulking means feeling unhappy, moody, of unstable nature. Nagging means taunting and troubling. Amanda's mother asks her not to look unhappy and sad. She has been very moody and of unstable nature. She asks her again to look cheerful, otherwise people will blame her mother of nagging and troubling her continuously. सो अमांडा की मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम हर समय अनहैप्पी और सैड मत दिखा करो. ओके तुम अपने आप को अनस्टेबल नेचर का बना के बैठी हो. एंड उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम्हें हमेशा चीयरफुल दिखना चाहिए, अदरवाइज़ जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि उसकी मदर जो है वो हमेशा उसको नैग करती रहती है और उसको ट्रबल करती रहती है. नैगिंग मतलब होता है टॉन्टिंग करना, सुनाते रहना किसी न किसी चीज़ के बारे में और ट्रबल करते रहना. Okay, so here in this stanza mother is suggesting her not to be moody and to be not to be moody and sulking, and she should always look cheerful, otherwise mother would be blamed by the people of nagging and troubling her continuously. So this is the poem. I think you people have gone through it and this poem is clear to you and you can go through the text so that the poem will be clear to you in a better way. Thank you so much.